इसी टेक हिंदी में आपका स्वागत है। ये जो आप आउटडोर देख रहे हैं ये 14 एचपी का एलजी का मल्टी फोर्ट सिस्टम है। आज हम इस सिस्टम को पम्प डाउन करके सिस्टम को पूरा पम्प डाउन करेंगे और उसके बाद इसके इंडोर का एक्सपेंशन वाल हमको चेंज करना है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके आउटडोर के जो सर्विस वॉल होते हैं उनकी कैप को खोल लेते हैं। सेक्शन लाइन का और लिक्विड लाइन दोनों लाइन का हम सर्विस वॉल का जो कैप है उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में आउटडोर में हम LG-MB कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, देख सकते हैं हमने लैपटॉप कनेक्ट कर लिया है LG-MB का। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम पम्प डाउन मोड पे सिस्टम को डालेंगे और इसका डिस्चार्ज वॉल जो है वो पहले हम इसको पूरा क्लोज कर देंगे। जो लिक्विड लाइन का वॉल सर्विस वॉल्व है उसको हम पूरा क्लोज कर देंगे, एलएनके की मदद से हम पूरा उसको बंद कर देंगे। उसके बाद हम इसको उस सिस्टम को पम्प डाउन मोड में डालेंगे। ओके, तो हमने लिक्विड लाइन का जो सर्विस वॉल है उसको पूरा क्लोज कर दिया है अच्छे से। क्लोज करने के बाद में अब हम आउटडोर पे डिप स्विच की मदद से इसको हम पम्प डाउन मोड पे डालेंगे। ओके, देखिए हमने LG-MB कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम 5 नंबर का डिप स्विच ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में हम SVC फंक्शन में जाएंगे। देख सकते हैं SVC सिलेक्ट करने के बाद में हम रेड बटन से ओके करेंगे और SE1 पे क्लिक करेंगे तो PD आ जाएगा। PD पे हमको फिर से प्रेस करेंगे तो हमारा जो 7 सेगमेंट का जो डिस्प्ले है उस पर कुछ डिजिट शो करना शुरू कर देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस पे स्टार्टिंग में 1471 लिख करके आ रहा है और हमारा पम्प डाउन स्टार्ट हो गया है। देखिए जैसे जैसे पम्प डाउन होएगा हमारा सिस्टम डिजिट अपने आप डाउन होते चले जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सिस्टम पम्प डाउन हो रहा है। आप प्रेशर भी देख सकते हैं, लो प्रेशर इस समय 213 PSI है और यहाँ पे जो दिखा रहा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ये KPA में दिखा रहा है। तो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है हो गई हो, लेकिन हमारा सिस्टम पम्प डाउन होना स्टार्ट हो गया। देखिए ये लो प्रेशर जो है वो लो प्रेशर ट्रैक जो है 173 169 दिखा रहा है। इन्वर्टर जो है हमारा 30 हर्ट्ज पे चल रहा है। ओके, देखिए प्रेशर डाउन हो रहा है, इधर 935 KPA में पहुंच गया है और इधर हमारा PSI में 141 139 पे। अब ये सिस्टम हमारा पम्प डाउन मोड पे चल रहा है। ओके, और इधर जो एक्सपेंशन वाल है अपना इंडोर का वो 150 पे खुला हुआ है और कंप्रेसर का जो हर्ट्ज है वो 30 हर्ट्ज पे चल रहा है। देखिए अभी जो सेक्शन प्रेशर है हमारा वो 99 PSI आ गया है। अब हम क्या करेंगे कि सेक्शन का जो वॉल है वो धीरे धीरे हम बंद करना स्टार्ट करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए 660 PSI हो गया है और EEB हमारा 210 खुला हुआ है। ओके, मोड ऑन है और गेज में भी हमने लगा के रखा हुआ है कि हम गेज में भी ट्रैक करेंगे और LG-MB लैपटॉप पे भी चेक करेंगे कि प्रेशर का कितना फ़र्क आता है। तो जैसे जैसे हमारा पम्प डाउन होता जा रहा है सिस्टम, अभी 63 पे आ गया तो हमने फिर से इसका थोड़ा वॉल बंद किया है और गेज में हमारा 50 PSI दिखा रहा है। ओके, तो वेट करते हैं। देखिए 477 आ गया है, 399 आ गया है। ओके, और कंप्रेसर का जो हर्ट्ज है वो 30 पे ही चल रहा है और EEB 240 पे हो गया है। ओके, 359 अभी 359 KPA, अगर आप 359 को PSI में अगर कन्वर्ट करते हैं तो लमसम 46-50 के आसपास आएगा। ओके, तो अभी ये बता रहा है कि सिस्टम जो है पम्प डाउन ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, एक बार हम और चेक कर लेते हैं अच्छे से। 320, अगर ये 300 के नीचे जाएगा तो समझ लो हमारा सिस्टम पम्प डाउन हो गया। और यहाँ पे जो लो प्रेशर है वो 40, 38, 30 तक भी आ सकता है। तो देख सकते हैं अभी 281 हो गया है। ओके, और वो बिलिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉल को पूरा बंद कर देंगे, सेक्शन लाइन का वॉल, और PD जो जहाँ पे पम्प डाउन का जो दिखा रहा था उसको हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद में आप देखिए हमारे सिस्टम जो है वो पम्प डाउन हो चुका है और हमने इसके दोनों भी लाइन जो वॉल्व हैं, डिस्चार्ज लाइन लिक्विड लाइन का और सेक्शन लाइन का, दोनों भी वॉल्व हमने बंद कर दिया है। तो हमारा सिस्टम इस समय पम्प डाउन हो चुका है। अब हम इंडोर के पास आ जाते हैं। इंडोर का जो 7 टन का इसके 2 डक्टेबल है और दोनों का भी एक्सटेंशन वाल ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमें इसको चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसका जो नीचे का पतरा था वो हमने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। ठीक है, खोलने के बाद में कॉइल भी थोड़ा गंदा है उसको भी सर्विस करवा लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका जितना भी वायरिंग है एक्सपेंशन वाल का, सॉलिनोइड वाल का, वो वायरिंग को ओपन करेंगे, पूरा खोल देंगे और जो ड्रेन पंप लगा हुआ है उसको भी हम निकाल के बाहर रख देंगे। तो देख सकते हैं अभी हम वायरिंग पूरा खोल रहे हैं। वायरिंग खोलने के बाद में हम ड्रेन पंप
ड्रेन पंप को भी बाहर निकाल लेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि जो इसका डिस्चार्ज लिक्विड लाइन है उसका इसमें फ्लाई नट दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम फ्लाई नट से खोल के उसको अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद में अब हम पंप के चारों स्क्रू खोल के पंप को बाहर ले लेते हैं। इसके जो भी सेंसर्स हैं वो सेंसर्स को भी हम बाहर निकाल लेंगे और पंप मोटर को भी बाहर निकाल लेंगे ताकि कुछ डैमेज ना हो ब्रीजिंग करने के टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ब्रीजिंग से ही एक्सपेंशन वाल्व को बाहर निकालना पड़ेगा। ओके, तो हमने डिस्चार्ज लाइन डिस्कनेक्ट कर लिया है और अभी हमको जो जॉइंट खोलना है वो एक्सपेंशन वाल्व का जो जॉइंट है, हम पूरा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन वाल्व चेंज करने वाले हैं। तो एक्सपेंशन वाल्व का जो जॉइंट है, एक तो लिक्विड लाइन पे रहता है उस पर है जॉइंट, और दूसरा जो आप देखेंगे कि एक थोड़ा मोटा पाइप हो गया है वहाँ पे स्टेनर रहता है। तो स्टेनर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के बीच का जो जॉइंट है हम उसको ओपन करेंगे। तो हम बत्ती की मदद से उस जॉइंट को गर्म करके और उसको डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हम उसको गर्म कर रहे हैं, जैसे ही मेल्ट होएगा हम एक्सपेंशन वाल्व को पूरा बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ब्रीजिंग बत्ती सेट हमारा चालू हो गया है और पाइप भी ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, अभी सिर्फ बाहर निकालने की देरी है। तो अभी हम एक्सपेंशन वाल्व को बाहर निकाल लेंगे। देखिए ब्रीजिंग बत्ती सेट से हमने उसको गर्म करके पूरा बाहर निकाल लिया और डिस्चार्ज का जो पाइप था वो भी लिक्विड लाइन का पाइप भी बाहर आ गया है। तो ये देखिए पूरा एक्सपेंशन वाल्व हमने बाहर निकाल लिया है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर हमने चेंज नहीं किया क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर में प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम है वो हमारे एक्सपेंशन वाल्व में प्रॉब्लम है, तो हम एक्सपेंशन वाल्व को ही चेंज कर रहे हैं। इसके आगे जो है वो एक्सपेंशन वाल्व स्टार्ट होता है, तो ये हमारा नया एक्सपेंशन वाल्व है। अभी डिस्चार्ज लाइन में जो पुराना वाला एक्सपेंशन वाल्व है उसमें फ्लेयरिंग का दिया हुआ है, यूनियन दिया हुआ है ताकि हम फ्लाई नट टाइट कर सकें। बट जो अभी हमारे पास जो नया एक्सपेंशन वाल्व आया है उसमें यूनियन नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि ये 3/8 का पाइप है और जो हमारा इंडोर में जो लिक्विड लाइन का पाइप है वो भी 3/8 का है। तो हम 3/8 से 3/8 में ज्वाइंट कर देंगे, फ्लेयरिंग वाला सिस्टम नहीं रखेंगे। तो देखिए इसमें ये एक्सपेंशन वाल्व है पूरा, ये मेरा पुराना एक्सपेंशन वाल्व है। देखिए इसके अंदर स्टेनर दिख रहा होगा आपको, एक छोटी सी जाली है। तो जो मोटा पाइप है उसके अंदर छोटी सी जाली होती है ताकि हमारा जो गैस है उस गैस में कचरा एक्सपेंशन वाल्व में ना जाए और सिस्टम में ना जाए। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटर को जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर चोक ना हो इसके लिए यहाँ पे एक जाली दी होती है ताकि गैस हमारा सन के जाए, फ्रेश गैस जाए। देखिए इसके अंदर भी जाली है। और अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा न्यू एक्सपेंशन वाला है उसमें से हमको डिस्ट्रीब्यूटर अलग करना है। तो अभी जो नया एक्सपेंशन वाला आया है उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा स्टेनर है उसके ऊपर से हम डिस्ट्रीब्यूटर को अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसको भी हम बत्ती से गर्म करके और कोशिश करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर को अलग कर दें ताकि हमें वहाँ पे लगाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर चेंज करना बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता और जब प्रॉब्लम नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर में तो चेंज करके कोई मतलब भी नहीं है। तो हमने क्या किया, अभी इसको हम गर्म करके डिस्ट्रीब्यूटर को अलग कर लेंगे। ओके, फिर हम गर्म कर रहे हैं, ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। जैसे ही मेल्ट होएगा थोड़ा सा हम डिस्ट्रीब्यूटर को अलग कर लेंगे। ओके, तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारा अलग हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हमारा अलग हो गया है। हमें खाली इतना ही हिस्सा चेंज करना है। देखिए इसके अंदर भी एक जाली लगी हुई है, जाली लगी हुई है मतलब स्टेनर है जो हमारा गैस को फिल्टर करता है। ओके, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसके अंदर जो थोड़ा अलग मॉडल का जाली दिया हुआ है और जो पुराना वाला था उसके अंदर अलग तरह का जाली दिया हुआ है। ये कंपनी वाले भी R&D करते रहते हैं, नया नया एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो देखिए अभी लिक्विड लाइन पे जो है पहले यूनियन लगा हुआ था, अभी हम यूनियन नहीं लगाने वाले हैं, हम डायरेक्ट पाइप को कनेक्ट कर देंगे। जो मशीन में जो पाइप आया हुआ है उसको लिक्विड लाइन से कनेक्ट कर देंगे विदाउट फ्लेयरिंग के, मतलब हम ब्रीजिंग करके जॉइन मार देंगे डायरेक्ट। तो इसको हम ट्यूब कटर की मदद से काट लेते हैं ताकि हमारा डिस्चार्ज लाइन का जो लिक्विड लाइन का जो पाइप है वो आराम से इसमें चला जाए। तो काटने के बाद में हम उसको थोड़ा फाइल मार लेते हैं। फाइल मारने के बाद में नोच प्लायर से उसका मुंह थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि हमारा पाइप जाने में दिक्कत ना करे। ओके, तो हम नोच प्लायर से उसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अभी हमने नया वाला एक्सटेंशन वाल्व सिस्टम में इंडोर में लगा दिया है और लगा के अभी हम उसको ब्रीजिंग करेंगे। देखिए अभी हमने इसको ब्रीजिंग करना है।
तो अभी कनेक्ट करके इसका जो भी सेटिंग है, किस तरह से इसको सेट करना है, उसको सेट करने के बाद में अच्छे से पकड़ के उसको हम ब्रीजिंग कर देंगे। तो हमने बत्ती जला लिया है, जो टॉर्च है हमारा ब्रीजिंग का, उसको जलाने के बाद में अभी हम उसको अच्छे से ब्रीजिंग करेंगे। बस ब्रीजिंग करने टाइम पे हमें इतना ध्यान देना होगा कि जो स्टेनर है उस पर ज़्यादा हीट नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर जो जाली होती है, ज़्यादा हीट देंगे उसकी वजह से वो जाली जल सकती है और हमारा एक्सपेंशन वाल्व जो है वो ख़राब हो सकता है फिर से। तो देखिए ब्रीजिंग कंप्लीट हो गया है स्टेनर के आगे, और डिस्ट्रीब्यूटर को हम लोगों ने आपस में ज्वाइन कर दिया है बत्ती की मदद से, टॉर्च की मदद से अच्छे से उसको ब्रीजिंग कर दिया है। एक बार हम नाइट्रोजन डाल के इसमें फाइनल लीक टेस्टिंग भी करेंगे। अभी हमारा लिक्विड लाइन का जो वॉल्व बचा है उसको भी अभी हमें ब्रीजिंग करना है। इसमें फ्लैट नेट है तो हम फ्लैट नेट को पहले काट के फिर इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं हमने जो लिक्विड लाइन का जो पाइप था फ्लैट नेट काट के आपस में ज्वाइन कर दिया है। ज्वाइन करने के बाद में अभी हमें क्या करना है कि इसको फ्लश करना है। तो फ्लश करने के लिए हम जब भी नाइट्रोजन डालेंगे वहीं से हम सिस्टम को फ्लश कर लेंगे। ओके, फ्लश करने के बाद में हम इसको नाइट्रोजन डालेंगे। तो ये देखिए इस सिस्टम का जो ईवी एक्सटेंशन वाल है वो प्रॉपरली चेंज हो चुका है, अच्छे से हमने कर दिया है। ओके, अभी हमें दूसरा सिस्टम भी इसी तरह से एक्सटेंशन वाल चेंज करना है, क्योंकि इस सिस्टम में 2 इंडोर हैं और दोनों भी इंडोर का एक्सटेंशन वाल ख़राब हो गया था। क्यों ख़राब हुआ था वो मैं अभी आपको बताता हूँ उसमें क्या हुआ था। ओके, तो क्या हुआ था कि दोनों इंडोर में से पहले शुरुआत में एक इंडोर में प्रॉब्लम आया कि इंडोर अपने आप चालू होता है, अपने आप बंद होता है, अपने आप चालू होता है, अपने आप बंद होता है। तो हमने क्या किया, उसका पीसीबी चेंज किया। पीसीबी चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम हमें आ रहा था। तो हमने सबसे पहले सेंसर से एक एक करके निकाला और चेक किया कि मशीन में वो प्रॉब्लम है या नहीं है। तो देखा तो प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोगों ने एक्सपेंशन वाल्व का जैसे ही कनेक्टर निकाला तो हमारा सिस्टम एकदम प्रॉपर वर्क करने लगा। मशीन जो अपने आप बंद चालू हो रहा था ऑटो में, अपने आप ही, मतलब कोई भी रिमोट से नहीं बंद कर रहा था, स्मार्ट कंट्रोलर से बंद नहीं कर रहे थे, फिर भी मशीन अपने आप बंद चालू होता था हर 1 मिनट में, ऐसा वो कमांड देता था। मतलब शायद एक्सपेंशन वाल्व का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व है उसका प्रॉब्लम हुआ होगा इसकी वजह से। बट हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया, हमने खाली जो ऊपर का हेड होता है वो चेंज नहीं किया, हमने पूरा का पूरा एक्सपेंशन वाल्व चेंज किया। हमने बोला जब काम करना है तो करना है। और दूसरी चीज़, ये जो जिस एरिया में लगा हुआ है यूपीएस रूम है, बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, तो इसमें हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, इसके लिए हमने पूरा एक्सपेंशन वाल्व चेंज किया है। ओके, एक्सपेंशन वाल्व चेंज करने के बाद में हम सिस्टम को क्या करते हैं, फिर से वैक्यूम मोड पे डाल देते हैं, ताकि हमारे जो एक्सटेंशन वाल हैं वो पूरे ओपन हो जाएं। और हम इसमें 200 psi का नाइट्रोजन प्रेशर डालते हैं। उसकी वजह यह है कि आउटडोर में ऑलरेडी मेरे गैस भरा हुआ है, मतलब हमने सिस्टम को पम्प डाउन कर लिया है तो सिस्टम में ऑलरेडी गैस है। तो अगर हम 200 psi से ऊपर अगर हम नाइट्रोजन डालते हैं तो कुछ चांसेस हैं कि जो नाइट्रोजन है वो वॉल को क्रॉस करके हमारे सिस्टम में जा करके और गैस में मिक्स हो जाए। मतलब रिस्क है, 10% भी नहीं है, बट हमें रिस्क नहीं लेना है। हमें अगर 10% भी अगर रिस्क है और वो नाइट्रोजन गैस से मिक्स हो जाता है तो हमारा पूरा गैस ख़राब हो जाएगा और सिस्टम में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके लिए हमने 200 psi प्रेशर होल्ड किया है, इसमें देख सकते हैं। और वैक्यूम मोड पे डालने के बाद में हमने इसका पावर सप्लाई बंद कर दिया, क्योंकि वैक्यूम मोड है, अगर इन केस अगर लाइट जाती है, ठीक है, लाइट जाने के बाद में और लाइट जब आती है तो वैक्यूम मोड रीसेट हो जाएगा। तो जब वैक्यूम मोड रीसेट हो जाएगा और अगर कोई सिस्टम चालू कर देता है तो सिस्टम पम्प डाउन है, उसमें हमारा कंप्रेसर या और भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो हमें रिस्क नहीं लेना है। हमने वैक्यूम मोड पे डाल के डायरेक्ट पावर सप्लाई ऑफ कर दिया, इंडोर का भी और आउटडोर का भी। ओके, पहले हमने इंडोर का पावर सप्लाई ऑफ किया, उसके बाद आउटडोर का, क्योंकि हमें तो आउटडोर से कमांड देना था इंडोर को कि इंडोर के एक्सटेंशन वाल्व फुल ओपन हो जाएं। तो वो ओपन हो गए, हमने इंडोर का पावर सप्लाई ऑफ कर दिया, उसके बाद आउटडोर का पावर सप्लाई ऑफ कर दिया। अब हम ये नाइट्रोजन डालने के बाद में हम सारे जगह लीक टेस्ट कर लेते हैं, जो जो हमारे जॉइंट थे और गेज में यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगा हुआ है और इंडोर पे जो एक्सटेंशन वाल चेंज किया, सारे जॉइंट्स पे हम लीक टेस्टिंग अच्छे से करने के बाद में इसका प्रेशर हम 24 आवर्स होल्ड रखेंगे। अगर हमारा प्रेशर ओके रहता है फिर हम इस सिस्टम का नाइट्रोजन रिलीज करके इसको हम वैक्यूम मोड पे डालेंगे। ओके, तो हमने 24 घंटे के बाद में यहाँ पे आके चेक किया तो प्रेशर बराबर था,
ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को वैक्यूम मोड पे डाल देते हैं। तो देख सकते हैं दोनों भी वॉल इसके बंद हैं अभी भी, और हमने नाइट्रोजन रिलीज करके वैक्यूम मोड पे डाल दिया है। तो वैक्यूम मोड डाले हुए हमको करीबन आधा घंटे से ऊपर हो गया है, और इसमें 1900 कुछ 1995 के आसपास माइक्रोन आया है। माइक्रोन हम लोग इसको वैक्यूम करेंगे तो माइक्रोन में वैक्यूम करेंगे, और कम से कम 600-500 माइक्रोन तो आना चाहिए, क्योंकि पुराना सिस्टम है। तो अगर 600 माइक्रोन भी अगर आ जाता है तो इनफ है। तो देखिए 2 घंटे के बाद में 925 माइक्रोन आ गया है। ओके, और फिर हम थोड़ी देर के बाद चेक करते हैं इसका, करीबन आफ्टर 2 आवर्स के बाद में एक बार हम फिर से इसको माइक्रोन गेज को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कितना माइक्रोन आया है। तो ये देखिए करीबन ऑन हो जा 674 माइक्रोन आया है। अभी हमें लगता है कि इसमें आधा सा 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो अभी हम 1 घंटे के बाद और 1 घंटा और कर लेते हैं, क्योंकि टाइम है हमारे पास। तो 1 घंटे के बाद हम यहाँ पे आके चेक करते हैं फिर से कितना माइक्रोन आया है। तो 630 माइक्रोन आया है, और थोड़ी देर और वेट करने के बाद में हमको 522 माइक्रोन मिल जाता है, 526, 530। तो अभी पुराना सिस्टम है तो 530 माइक्रोन इनफ है। अब हम इस सिस्टम को क्या करेंगे कि इसमें एडिशनल गैस डालेंगे। तो जो भी हमारा वॉल थे, हमने वॉल को बंद किया, और वैक्यूम पंप को बंद करने के बाद में अब हम इसमें R410 एडिशनल गैस डालेंगे, जो भी हमने गैस उड़ाया था, और वैक्यूम को ब्रेक करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें जो R410 का गैस है उस गैस के बॉटल को कनेक्ट करते हैं। सिलेंडर को कनेक्ट करने के बाद में हम सिलेंडर का पूरा फुल वॉल्व ओपन कर देंगे। तो अब हम इसका सिलेंडर का वॉल्व पूरा फुल ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद में सिलेंडर को हम उल्टा कर देंगे, क्योंकि हमें लिक्विड चार्ज करना है। ओके, और उससे पहले वॉल्व खोलने से पहले हम इसको पर्ज करेंगे। पर्ज मतलब जो चार्जिंग लाइन में जो एयर है उस एयर को निकालना है, क्योंकि हमने 500 माइक्रोन वैक्यूम किया है तो हमारा वैक्यूम ख़राब नहीं होना चाहिए, सिस्टम प्रॉपर चार्ज होना चाहिए। तो हम इसको पर्ज कर ले रहे हैं अच्छे से। देख सकते हैं लिक्विड थोड़ा सा निकाल देने का, ताकि जो चार्जिंग लाइन के अंदर जो एयर है वो हमारा एयर बाहर आ जाए। ठीक है, तो चार्जिंग लाइन का एयर बाहर आ चुका है। अब तो हम चार्जिंग लाइन को टाइट कर देंगे, और सिस्टम हमारा पर्ज हो चुका है अच्छे से, चार्जिंग लाइन से एयर निकल चुका है पूरा। और अब हम क्या करेंगे कि दोनों वॉल्व ओपन करके थोड़ा थोड़ा लिक्विड चार्ज करेंगे। जो हमारा वैक्यूम है वो वैक्यूम ब्रेक हो जाएगा। तो हमने दोनों लाइन से थोड़ा थोड़ा लिक्विड उसमें डाल देते हैं 100 PSI के आसपास। ओके, क्योंकि सिस्टम तो हमारा पम्प डाउन हो चुका था, 90% के आसपास पम्प डाउन हो चुका था, हमने गैस पूरा सेव कर लिया था। ओके, तो 100 PSI प्रेशर इनफ है। अगर रिक्वायर्ड रहेगा सिस्टम को ऑन करने के बाद में, चालू करने के बाद में, तो हम इसमें गैस चार्ज और कर देंगे। ओके, तो हमने 100 PSI प्रेशर पे वॉल को बंद कर दिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसका पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद में इसमें LGMB कनेक्ट करेंगे। LGMB कनेक्ट करने के बाद में ही हमको इसका प्रॉपर रीडिंग मिलेगा कि अब सिस्टम में ओके है या कुछ और प्रॉब्लम है। ओके, तो 100 PSI प्रेशर डालने के बाद में, गैस डालने के बाद में हम इसके दोनों भी सर्विस वाल्व ओपन कर देंगे। ठीक है, तो दोनों भी सर्विस वाल्व ओपन कर दिए हैं, देख सकते हैं आप, प्रॉपर सर्विस वाल्व दोनों भी ओपन हो चुके हैं। और हमारा जो गेज में जो प्रेशर दिखा रहा है वो 220 PSI के आसपास हमारा जो सिस्टम और पाइपिंग इंडोर सब अभी एक सिस्टम हो गया है। तो टोटल गैस का प्रेशर जो हमारा दिखा रहा है वो 220 के आसपास दिखा रहा है। ओके, हमने सिस्टम का पावर ऑन कर दिया है। पावर ऑन करने के बाद में अब हम इसमें LGMB कनेक्ट कर लेंगे। तो LGMB कनेक्ट करने के बाद में मैं आपको इसकी रीडिंग दिखाता हूँ। ओके, देखिए इसमें 7 सेगमेंट की जो डिस्प्ले है उसमें पहले 14 HP दिखाया। ओके, 14 HP के बाद में क्या दिखाएगा, बताओ आप लोग क्या दिखाएगा। फिर 14 मतलब इसमें मास्टर स्लेब नहीं है, फिर 2, फिर 38, फिर 9 मतलब हीट पंप है, और एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है और सिस्टम कौन सा है वो रीडिंग रहती है। अगर उस पर भी आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा कि जो सिस्टम को रीसेट करते हैं या ऑन करते हैं तो जो डिस्प्ले में दिखाता है उसका मतलब क्या होता है। अगर आप लोग पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ आप लोगों को, इसकी भी एक अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे। ओके,
तो मैंने LGMB कनेक्ट कर लिया है अभी सिस्टम पे, और दोनों भी इंडोर मैंने चालू कर दिए हैं। और देख सकते हैं एक्सटेंशन वाल दोनों का 150 ओपन है और इन्वर्टर टारगेट 30 है, लो प्रेशर 116 है, लिक्विड टेम्परेचर 30 है। ओके, फैन मोड फुल पे है और एयर टेम्परेचर 22-23 है, क्योंकि इस सिस्टम में ऑलरेडी जो है स्टैंड बाय चल रहा था। अभी मैं स्टैंड बाय को बंद कर देता हूँ और इस सिस्टम को फुल लोड पे डाल के देखते हैं कि सिस्टम की क्या कंडीशन होती है। ओके, तो सिस्टम तो हमारा भी स्टार्ट हो चुका है और जो हाई प्रेशर है 310 310 और लो प्रेशर है 103। ये सिस्टम हमारा अभी एकदम डाउन हो रहा है। कंप्रेसर हर्ट्स भी थोड़े डाउन कर दिए उसने, और पाइप इन और पाइप आउट देखिए 3.43 3.7। ये जब इस सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, ये अभी अनलोड होगा फिर लोड पे जाएगा। तो अभी मेरा इन्वर्टर टारगेट 29 हो गया है ट्रैक, और इंडोर भी मेरा तो सिस्टम भी मेरा देखिए अभी लोड पे जाना स्टार्ट कर दिया है। इन्वर्टर ट्रैक जो है 31 पहुंच गया है, फैन स्पीड 330, एयर टेम्परेचर 23, EB 150 180 हो चुका है 180 के आसपास, और पाइप इन भी अभी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो ये इसका साइकिल व्यू है। साइकिल व्यू भी देखिए, देखने में भी अच्छा लगता है। और कंप्रेसर हर्ट्स, एक्यूमुलेटर, ऑयल सेपरेटर, कंडेंसर, सब कूलिंग सर्किट और रिसीवर। ओके, ये सब इसमें जो साइकिल व्यू रहता है उसमें ऐसा दिखता है। ये हमारे इंडोर्स हैं, दो इंडोर हैं इसमें। ओके, तो देखिए हमारा सिस्टम जो है इस समय 38 पे पहुंच चुका है, 42 हर्ट्स हो गया है, और लो प्रेशर 133, हाई प्रेशर 348, और EB जो है वो 229, एयर टेम्परेचर 22, और पाइप इन 10 एंड 20, पाइप इन 10 और पाइप आउट जो है वो 2019 के आसपास है। और सिस्टम हमारा कंटिन्यू लोड पे चल रहा है हमारा। ठीक है, तो थोड़ा टाइम और वेट करते हैं। एक बार चालू किए हुए इसको शायद 10-12 मिनट के आसपास हो गया है, और मोड ऑन है, डाटा सेव नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने पहले ही सेव करके रख लिया था और मैं रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ अभी। ओके, तो अभी सिस्टम मेरा 56 हर्ट्ज पे चल रहा है, और रूम टेम्परेचर जो है वो 22-21 आ गया है। तो हमने इस पर शायद 20 डिग्री रूम टेम्परेचर सेट किया था। तो इस समय जो इन्वर्टर टारगेट है ट्रैक है वो 61 हो गया है, और रूम टेम्परेचर 22-21 आ चुका है। पाइप इन 8-9 के आसपास है, और इन्वर्टर टारगेट 61, लो प्रेशर 116, हाई प्रेशर 357। ओके, तो अभी रूम टेम्परेचर 21 आ चुका है। यहाँ से आईडी कंट्रोल नहीं होगा क्योंकि हम रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, और एयर टेम्परेचर 21 शायद 20 पे सेट किया है या 21 पे सेट किया है। तो 21 के बाद ये शायद कंप्रेसर को बंद कर देगा। अभी हम क्या करते हैं, एक बार रूम टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि हमारा रूम टेम्परेचर में ग्रिल टेम्परेचर कितना मिल रहा है। ओके, तो हम रूम में आ गए हैं और रूम टेम्परेचर हम चेक करते हैं ग्रिल टेम्परेचर कितना आ रहा है। तो 16.2 डिग्री हमारा ग्रिल टेम्परेचर दिखा रहा है इस समय, और कंप्रेसर का जो ट्रैक है वो 67 हर्ट्ज पे चल रहा है। तो हमको 15 से 16 डिग्री के बीच में ग्रिल टेम्परेचर मिल रहा है, और रूम टेम्परेचर 20 के आसपास आ चुका है इस समय। एक मशीन में 20.43 और दूसरे में 21, और ग्रिल टेम्परेचर 15 डिग्री 16 डिग्री के बीच में है। तो अभी हम थोड़ी देर और चेक करते हैं, सब ग्रिल पे चेक करते हैं कि हमको ग्रिल टेम्परेचर कितना मिल रहा है। ओके, तो 15-16 के आसपास हमको ग्रिल टेम्परेचर मिल रहा है, और रूम टेम्परेचर 20 डिग्री आ चुका है, देख सकते हैं 19 डिग्री 19.45। ओके, और लो प्रेशर और हाई प्रेशर भी एकदम प्रॉपर चल रहा है इस समय, और जो ग्रिल टेम्परेचर है वो भी हमारा 15 डिग्री से डाउन होकर 14.9 डिग्री आ गया है। ओके, और सिस्टम हमारा अनलोड हो चुका है, देख सकते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर हमने सेट किया था वो 20 डिग्री पे सेट किया था, और टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे जा चुका है। तो 20 डिग्री के नीचे गया तो सिस्टम हमारा अनलोड हो गया, और एक्सपेंशन वाल्व पूरा क्लोज हो गया, खाली फैन चल रहा है, कंप्रेसर के हेड्स भी बंद हो गए हैं। रूम टेम्परेचर अब जैसे ही मेरा जो है 21 के ऊपर जाएगा सिस्टम फिर से
ऑन हो जाएगा। बट सिस्टम एकदम प्रॉपर चल रहा है। जो ऑन ऑफ का प्रॉब्लम था, ऑटो में ऑन ऑफ हो रहा था, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। देखिए टेम्परेचर 22 डिग्री गया और हमारा इंडोर फिर से ऑन हो गया है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए चैनल के अबाउट में भी है व्हाट्सअप ग्रुप लिंक, और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।